एक एक मिनिट अपना इम्पॉर्टंट है और मुझे सिर्फ 5 मिनिट दे गए की ताई तुम्हाला 5 मिनिट बोलायचं आहे म्हणून म्हटलं अधिक वेळ घेणार नाही. अत्यंत महत्वपूर्ण सभेचं आयोजन या क्रांतिभूमीमध्ये होत आहे. मान्यवर के जो है यहाँ से दिल्ली से महमूद प्राचा जी यहाँ पे आए हैं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी. आदरणीय विलास जी खराज सर, इन्होंने इस बड़ी विशाल जनसभा का जो महाबोधि विहार मुक्ति के लिए इन्होंने रखा है और यह सभा नागपुर में होना बेहद ही जरूरी था, वो कमी उन्होंने पूरी की. यह जमीन तंग है तो तंग ही सही, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, यह जमीन तंग है तो तंग ही सही. साथियों, हम शांति प्रिय लोग हैं, बुद्ध के तत्वों पे चलने वाले लोग हैं और हम इस जमीन पे अमन और शांति चाहते हैं. शांति से ही हमारी बौद्ध गया हम हस्तगत करना चाहते हैं, लेकिन यह संगी यहाँ पे जंग चाहते हैं तो जंग ही सही. तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, लाएंगे हम क्रांति सिर्फ बुद्ध के ही ज्ञान से. विश्वाला शांती मैत्री आणि करुणेचा संदेश देणारे महाकरुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करते. या देशातील शोषित पीडित बौद्धांचे उद्धारक दिग्विजय नेते, ज्ञान के अथांग विद्या सागर, भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार, इस देश के राष्ट्र निर्माते विश्व रत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं अभिवादन करती हूँ. और जिन जिन महापुरुषों ने यहाँ पे समता पिरोने के लिए महान कार्य किया है, उन तमाम महापुरुषों को और अभी जिनकी जयंती हम लोगों ने मनाई, ऐसे विश्व के राज्यकर्ता प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी को मैं अभिवादन करती हूँ. आदरणीय मंच, इन सभी को मेरा जय भीम. और यहाँ उपस्थित इतने बड़े तादाद में जो विशाल जनसभा में आप उपस्थित हुए हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्गों को मैं एडवोकेट स्मिता कामले का क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान. साथियों, सिर्फ 3 मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी. बोध गया जो महावीर है, यह समझने के लिए मैं 1 मिनट में इतिहास में जाना चाहूंगी कि यह वही बोध गया है जहां पे ज्ञान प्राप्ति तथागत बुद्ध को उसी भूमि में हुई. उसके बाद 250 साल बाद सम्राट अशोक जी वहां पे गए और उस भूमि पे उन्होंने महाबोधि विहार बनाया. वज्रासन में तथागत बुद्ध की मूर्ति वहां पे उन्होंने यहाँ पत्थर पे बनाई. लेकिन साथियों, इस देश का इतिहास आप सबको पता ही है. ब्राह्मण और बुद्धिस्ट लोगों के बीच का संघर्ष यानी इस देश का इतिहास है. उसके बाद जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, 250 साल बाद सम्राट अशोक जी ने वहां पे महाबोधि विहार बनाया और उसके बाद भी जो भी बौद्ध राजा आए, उन्होंने उस तथागत बुद्ध का विचार विश्व भर में फैलाया. देश विदेश में वह राजा तथागत बुद्ध का विचार लेके गए और 4थे और 7वें शतक में वहां पे बड़े बड़े विशाल महाविहार बने. वहां पे हजारों भिक्षु आने लगे और धम्मपीठ धम्म क्रांति का वह केंद्र बना. लेकिन ब्राह्मणों को यह बात राज नहीं आई. उनको लगा कि बड़ी ताकत पे धम्म का प्रचार प्रसार, बुद्ध का प्रचार प्रसार हो रहा है. 9वें शतक में उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की कत्ल करना शुरू की, धम्म के विद्यापीठ चलाना शुरू किए और इसी डर से हमारे कुछ भिक्षुगण देश विदेश में गए और बचे कुचे भी जो बौद्ध भिक्षु थे, वो कुछ बौद्ध भिक्षु फिर उस महाबोधि विहार को विजिट देते गए. साथियों, फिर भी 1400, 1500, 1600 का हम लोग शतक देखे तो जो अभय राज करके बौद्ध उपासक जो नेपाल से आया, वह भी महाबोधि विहार में गया. इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अभी भी है. जो चीनी आए थे यहाँ पे, तुमने भी इसका प्रवास वर्णन किया है. और उसके बाद जो अभय राजा है, उन्होंने अपने नेपाल में बौद्ध गया जैसा ही महाबोधि विहार बनाया. वो
इसी धरती की बुद्ध गया से, महाबोधि विहार से प्रेरणा लेकर। फिर क्या हुआ साथियों, 1700 जो शतक 1949 का जो बीटी एक्ट है ना, उसका मूल कारण कहाँ पे देखो, 17वें शतक में वहां पे एक घमंडीगिरी आया और उस घमंडीगिरी ने वहां पे अतिक्रमण किया और वो नशीला था, वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर प्लासी की लड़ाई के बाद मुस्लिमों का शासन यहाँ से खत्म हुआ, ब्रिटिशों का शासन आया। जब ब्रिटिशों का शासन आया तो जो तिब्बत के पंचाई लामा थे, उन्होंने पत्र लिखा कि ये बोध गया बौद्धों की है और ये बौद्धों के हाथ में देनी चाहिए, उसकी दुरुस्ती होनी चाहिए। यह पत्र लिखा, उस पर विचार हुआ, फिर भी वो विचाराधीन ही रहा। उसके बाद भी बौद्ध गया मुक्ति के लिए और उसका जो कलिंगन है, उसने भी बहुत से प्रयास किए। ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जिनको धम्म के बारे में, बुद्ध के धम्म के बारे में आदर था, जो खुद क्रिश्चियन भी थे, फिर भी उन्होंने महाबोधि विहार, यह बुद्धों की धरोहर है, यह बौद्धों की विरासत है और ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उन्होंने तैयार करके रखे, उसका अभ्यास किया। तो साथियों, अधिक मैं डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ, मोहम्मद पाचा जी कुछ कानूनन यहाँ पे जानकारी देंगे कि बौद्ध गया मुक्ति के लिए अभी हमें क्या करना है। तो साथियों, 2002 में स्वतंत्रता मिलने के बाद और संविधान आने के बाद 1949 एक्ट वैसे ही रहा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म 1956 को लिया। उसके बाद अगर चंद दिन भी बाबा साहब को मिलते तो तभी महाबोधि विहार मुक्त हुआ होता आपके लिए और हमारे लिए। बाबा साहब बचत ही नहीं जाते, लेकिन साथियों बाबा साहब को वो समय नहीं मिला। 2002 में यूनेस्को ने इसको घोषित किया, क्या घोषित किया, वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज मिलना इतनी सामान्य बात नहीं है, वो दर्जा पहुंच गया महाबोधि विहार को प्राप्त हो। इतना भी कहा, 1977 में जो भारत गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी में कहा गया कि आप भारत सरकार इसका प्रिजर्वेशन करेगी और यूनेस्को को भारत सरकार इसका प्रिजर्वेशन करने के लिए बाइंडिंग रहेगी साथियों। और महाबोधि विहार के जो अपडेट्स है वो भारत सरकार यूनेस्को को सादर करेगी 2 में। साथियों, 2002 के बाद 2014 तक सभी अपडेट्स और रिकॉर्ड्स यूनेस्को को मिलते गए, लेकिन 2014 के बाद की परिस्थिति आप सभी को पता है। जो ऑब्लिगेटरी था भारत सरकार महाबोधि विहार का संरक्षण करने के लिए, वहां पे क्या क्या अपडेट्स है, किसने कब्जा करके रखा, ये बौद्धों की धरोहर है। और उनका आर्ग्यूमेंट्स क्या था, इनका जो गिरी महंतों का आर्ग्यूमेंट्स क्या है, हम इसीलिए यहाँ पे हमारी सत्ता है महाबोधि विहार में क्योंकि हम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। साथियों, इंटरनेशनल लॉ के एज पर इंटरनेशनल लॉ बुद्ध को विष्णु का अवतार कहना यह बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि ऐसा हिस्टोरिकल दस्तावेज कहीं भी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो है, जो भी आजू बाजू अतिक्रमण किया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ने, हम यहाँ अगर इंटरनेशनल कोर्ट में हमारी टीम जाएगी तो यह भी दावा कर सकते हैं कि आजू बाजू ने, पंडों ने वहां पे जो अतिक्रमण किया, पहले से ही बफर जोन, यूनेस्को ने जो गाइडलाइन दी है उसमें बफर जोन का भी मेंशन किया, फिर भी उन्होंने यूनेस्को के जो लॉज है उसकी धज्जियां उड़ाई इन पंडों ने 1949 के बीटी एक्ट ने, और वहां पे इंक्रोचमेंट किया। तो साथियों देखो, हम सेकुलरिज्म को मानते हैं क्योंकि हम संविधान प्रिय लोग हैं, लेकिन आज से 75 साल तक हमें राइट टू रिलीजन का राइट है, सभी धर्म को वो राइट है, लेकिन बौद्ध को महाबोधि विहार के बारे में उस राइट्स को आज तक वंचित रखा गया। हमें हमारी धरोहर इन लोगों ने सौंपी नहीं, यह भी बहुत बड़ा क्राइम है और इसका जवाब हम
पूछेंगे ही पूछेंगे। इतने सालों से ये लड़ाई चल रही है, सिर्फ 140 साल से ही नहीं। अनागरिक धम्मोपाल ने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। 1895 में बिहार के कोर्ट में उन्होंने दावा भी डाला था, अनागरिक धम्मोपाल वर्सेस गिरी, और कोर्ट ने यह निर्णय भी दिया कि बौद्ध कुछ विष्णु का अवतार नहीं है और यह बौद्धों की धरोहर है। ऐसा करके हमारे भी फेवर से यह निर्णय दिया गया, फिर भी आज तक हमें हमारी धरोहर, हमारी विरासत मिली क्यों नहीं। साथियों, 1 मिनट में बताना चाहूंगी कि देखो, हम जिस परिस्थिति में अभी खड़े हैं, एकजुटता से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पराभूत और संक्रमण की स्थिति से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ की जो संघीय सरकार है, इसलिए 1949 एक्ट वहाँ रद्द नहीं करना चाहती, क्योंकि ये चाहते ही नहीं बुद्ध के विचार इस धरती पे फले फूले। अगर दुनिया इस भारत की तरफ आदर्श से देखते, सम्मान के साथ देखते हैं, क्योंकि भारत ने तथागत बुद्ध जैसा दूसरा बेटा ही निर्माण नहीं किया। तथागत बुद्ध की वजह से तमाम विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं, सम्मान के साथ वो नतमस्तक होते हैं बौद्ध के विहार में। लेकिन यह देना नहीं चाहती संघीय सरकारें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण करना है। सावरकर, हेगड़ेवार, गोलवालकर के विचार होकर राष्ट्र इनको निर्माण करने में ये अलग लगे हुए हैं। आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं और इनका यह सपना है। लेकिन साथियों, हमें लड़ना होगा। हम यहाँ पे अपनी विरासत हम लोग लेके रहेंगे। यह बुद्ध, फूले, शाहू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार जी का देश है और 1949 एक्ट हम रद्द तो करवाएंगे, क्योंकि यह लड़ाई आर्य पार की है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमें तो मरना वैसे ही है। एक कवि ने बहुत खूब कहा है कि मैंने कब्रिस्तान में ऐसे भी लोगों के कब्र देखे हैं जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि ताकि वो मारे न जाए। तो साथियों, मरना तो वैसे ही है, लेकिन हमारा इतिहास नष्ट न होना चाहिए। आज से हजारों जनरेशन तक हमारा इतिहास जानना चाहिए। इसलिए हमें पिटिशंस भी हजारों के तादाद में हमें सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस भी फाइल करने होंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे तरफ से है और निश्चित स्वरूप में हम यह कानून लड़ाई भी जीतेंगे। थैंक यू। जय भीम।